मेरे समझ से ये सब केवल लॉलीपॉप है। वोट के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। 60 रुपये का डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? 110 पहुँचने के बाद उसको 5 रुपये घटा दिए। अब बता रहे हैं कि हमने महंगाई ख़त्म कर दी। मोदी जी हमारे चौकीदार बन जाते हैं और उन्हीं की चौकीदारी में विजय माल्या भाग जाता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं BJJM न्यूज़। हम इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े हुए हैं। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमारे राजनेता, हमारे विद्वान, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू राजनेता तमाम तरीके के वादों की लड़ी जनता के सामने बिखेर रहे हैं। सवाल बड़ा ये बनता है कि क्या उन नेताओं के वादों पर, जिन नेताओं की पूरी कार्यशैली से उत्तर प्रदेश की जनता परिचित है, उन नेताओं के इन वादों पर जनता फिर से विश्वास करेगी या नहीं करेगी? आपने बड़े बड़े मंचों से नेताओं को बोलते हुए सुना होगा। आइए आज जानने का प्रयास करते हैं कि एक आम छात्र, एक साधारण युवा क्या सोचता है उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव पर। हमारे साथ आज हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बुद्धिमान छात्रों में से एक शिवम जी। इनसे आज जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं, इनके मस्तिष्क में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की क्या पृष्ठभूमि है। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में आपका। आप बताएं कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या कहना है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में मैं अगर बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो लेके आते हैं अपने वादे, इन सब से तो मेरा कोई विशेष लगाव नहीं है, क्योंकि ये सब जुमला ही दे रहे हैं और अभी तक देने का काम भी इन्होंने यही किया है। और रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट इस समय पर तो मेरा ध्यान केवल नोटा की तरफ जाएगा। जैसा कि मैं अपना पहले बार वोटिंग करने जाऊँगा इस बार, अभी मैं 18 साल का इसी वर्ष हुआ था, तो मैं पहली बार जब वोट डालूंगा तो मेरा प्रयास रहेगा नोटा, क्योंकि मुझे किसी भी पार्टियों से, इनके वादों से कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग भारत का विकास चाह ही नहीं रहे हैं ये लोग। लेकिन आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि ये भारत का विकास नहीं चाह रहे हैं? आपने देखा कि अखिलेश यादव ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने समय में लैपटॉप वितरण योजना का ऐलान किया था, उन्होंने किया भी। तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि सभी पार्टियां जुमला ही कर रही हैं, वो कुछ देते होते नहीं हैं, जबकि आप स्वयं जान रहे हैं कि उन्होंने दिया, फिर क्यों भरोसा नहीं है? सर, देने का मतलब, अगर हम वो दे कहाँ से रहे? अपनी जेब से ला के देते हैं क्या? वो हमारी ही अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचा रहे हैं दे करके। तो सीधा सीधा मेरा अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका ऐलान है। प्रियंका गांधी जी हैं, उनका ऐलान है कि हम इतनी बिजली फ्री देंगे, ये चीज़ माफ़ कर देंगे। तो आप उसको भी दरकिनार कर रहे हैं। मेरे समझ से ये सब केवल लॉलीपॉप है। वोट के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। युवा को चाहिए क्या? युवा को चाहिए रोजगार। लैपटॉप से हमको रोजगार मिल जाएगा। लैपटॉप की आप कीमत देखिए, क्या है, कंडीशन देखिए, महीने भर में वो हैंग करने लगता है। इस प्रकार का लैपटॉप देकर के वो क्या करेंगे? लेकिन कुछ ना हो उससे अच्छा है कुछ मिले। तो मैंने देखा है बहुत सारे युवा काफ़ी उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पे लगातार इस चीज़ को लेकर के पोस्टर्स चल रही हैं कि कब से फॉर्म आ रहा है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने ऐलान किया हुआ है लैपटॉप वगैरह देने का। तो लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। फॉर्म पूछ रहे हैं कि भैया फॉर्म कब से आ रहे हैं, कब से भरे जाएंगे, क्या प्रोसेस होगा, और आप कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। ये क्या बात है? देखिए, पर्सनली तो सबको स्वार्थ ही चाहिए, कुछ मिल जाए, कहीं से मिल जाए, वो अच्छा है सबके लिए। लेकिन भारत के आप स्थिति देखिए, अभी आंकड़े जारी हुए थे, 116 देशों में भारत 101वें नंबर पर है। गरीबी हमारे देश में बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है। हम पाकिस्तान के बराबर पहुंच गए। आज का आप रिपोर्ट देख लीजिए, आज की रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा हमको डाल दिया है। हम विकासशील देश की श्रेणी से बाहर निकल गए हैं। हमारी ये कब बढ़ेगा? जिस दिन हमारा ये स्तर बढ़ा, हमारी GDP ग्रोथ करेगी, हमारी इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, उस दिन हमारा विकास। शिवम जी, हमारा सीधा सा सवाल ये है कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है, नेता तमाम तरीके के प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, तमाम तरीके के वादे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब लोलुपता दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, इनसे युवाओं का कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि इनसे युवाओं का लेना देना कोई नहीं है, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश का जो आने वाला चुनाव है, ये किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए? युवा इसे किस नज़र से देखे? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जातिवाद। जब तक ये रहेगी, हमारे देश का विकास नहीं होना है। तो जातिवाद मिटेगा कैसे? राजनीतिक पार्टियां इसी पे अपना रोटियां सेक रही हैं, केवल जातिवाद पर। अभी देख लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में जनता को देख लीजिए, जिस तरह के जातिगत समीकरण रहते हैं उसी हिसाब से टिकट मिलता है। और जब तक ये रहेगा, तब तक भारत में कुछ होने वाला नहीं है। तो जातिवाद मिटेगा कौन? कौन मिटाएगा जातिवाद? जातिवाद मिटाने के लिए तो सर हम लोग भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमारी अगर पार्टियाँ चाहें, हमारे जो पार्टी के मुखिया हैं वो चाहें, तो ये ख़त्म कर सकते हैं।
और वो खुद ही नहीं ख़त्म करना चाहती, क्योंकि अगर वो ख़त्म कर देंगे ना तो उनका करियर, ये जो राजनीतिक करियर है उनका दांव पे लग जाएगा पूरी तरीके से। और ये वैसे भारत के लिए तो ये भारत की जड़ को खोद रहा है, भारत को धीरे धीरे अंधकार में लेके जा रहा है। लेकिन अब इस पर बहुत सारे विकल्प हैं। अब रही बात विकल्प की, तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं बताता हूँ कभी समय मिलेगा तो। आप देख रहे हैं कि एक युवा क्या कह रहा है कि भारत की तमाम समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जातिवाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जातिवाद करता कौन है। मैंने जब ये सवाल पूछा जातिवाद को मिटाएगा कौन, हम भी मिटा सकते हैं। शिवम जी का कहना है कि जातिवाद मिटाने का प्रयास हम भी कर सकते हैं, लेकिन पहल पार्टियों को करनी पड़ेगी। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी पार्टी नहीं, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो जातिवाद जैसी समस्याओं से ऊपर हो? अभी तक तो कोई नहीं है। प्रियंका गांधी तो कहती है वो सबको लेकर के चलती है, और सबसे बड़ी बात तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें जातिवाद कहाँ से है बताइए भाई। नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के चुनाव में कहा था कि महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही भाइयों बहनों, महंगाई बढ़ रही। हमारी जनता से वो आश्वासन देते चले गए, आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, लेकिन महंगाई देखिए आप, 60 रुपये का डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, 110 पहुँचने के बाद उसको 5 रुपये घटा दिए, अब बता रहे हैं कि हमने महंगाई ख़त्म कर दी। अरे 60 से 110 आपने पहुँचा दिया। डीजल पेट्रोल, सरसों का तेल, गैस सिलेंडर के दाम 400 का सिलेंडर 1000 रुपये का पहुंच गया है। ये 2013 में उन्होंने कैसे कह दिया था कि महंगाई हम घटाएंगे, लेकिन महंगाई घटी है कि बढ़ी? कश्मीर से धारा 370 हटाई उन्होंने, देखिए 35 से हटा दिया। हाँ, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी तो देखना चाहिए मेरे हिसाब से। राजनीतिक, हम एक चीज़ ये इतना मैंने अनुभव किया है, अभी तक मेरी उम्र केवल 18 साल है, और वैसे भी मैं केवल इंटर पास करने के बाद 1 साल से ही मैंने राजनीति में थोड़ा सा दिलचस्पी दिखाई है। उतने में ये अनुभव कर लिया कि राजनीतिक पार्टियां जितनी भी कदम चलती हैं उसमें वोट बैंक की राजनीति जरूर रहती है। चाहे वो कश्मीर मुद्दे को लेकर 370 को हटाने की बात हो, ठीक है, चाहे राम मंदिर का हो, राम मंदिर खींचते चले गए, बिना किसी बात को उसको खींचे हैं, उसके बाद उसी पर सरकार बनाए हैं, अब फिर नया कोई मुद्दा लेकर के इस बार फिर चुनाव जीतने की तैयारी। आपकी नज़र में कोई अच्छा विकल्प उत्तर प्रदेश के लिए कौन है? आगामी विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का, इसके लिए कोई अच्छा विकल्प आपकी नज़र में? मेरे विकल्प में सबसे अच्छा मार्ग यही है कि जितने से ज़्यादा हम लोग नोटा दबा दें, केवल एक मैसेज जाए सरकार के पास कि युवा या हमारे जनता अब बदलाव चाहती है। लेकिन फिर भी किसी ना किसी की सरकार तो बन ही जाएगी ना, नोटा का असर क्या पड़ेगा? सरकार तो बेशक किसी न किसी की बनेगी, सरकार के बिना तो चलेगी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आप 70% लोग नोटा दबा देते हैं, तो चुनाव आयोग अगर ये दिखाएगा आंकड़े, तो सरकार समझ जाएगी कि युवा अब कुछ और चाहती है, तो युवा क्या उनके जुमलों में नहीं आने वाली। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश या भारत की सरकार इतना समझदार है कि वो आपके नोटा को देख करके, नोटा का प्रतिशत अगर बढ़ा हुआ है उसको देख करके नई सरकार नहीं बनाएगी, फिर से चुनाव कराएगी, ऐसा लगता है आपको? सरकार बनेगी, लेकिन वो समझ जाएगी कि हम जिस प्रकार से जुमलेबाजी करते आए हैं उसका फर्क अब जनता पे नहीं पड़ने वाला है। जनता विकास चाहती है, उसको विकास चाहिए। तो आपको लगता है कि इस समझ से सरकार आगे कुछ कार्य करेगी? देखिए सरकार, अब मैंने बताया ना कि सरकार कोई भी नहीं चाहिए, सब सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति है। इन लोगों का जितना भी कदम है, प्रधानमंत्री ने अभी उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए, ठीक, मुफ्त में कनेक्शन दे दिया। उसके बाद सिलेंडर का दाम जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो हमारा 1000 रुपये का पहुँच गया है। जब गरीब भराएगा क्या ख़त्म होने के बाद? उन्होंने फ्री में दे दिया एक सिलेंडर, उसके बाद करेगा क्या? फिर ख़त्म हो गया तो फिर 1000 रुपये में कहाँ से भराएगा? और वही 400 वाला 600 रुपये तो हमारा आप एक्स्ट्रा ले रहे हो ना, हर महीने, हर 2 महीने पे हमारा सिलेंडर खत्म हो रहा है, 600 रुपये आप एक्स्ट्रा ले जा रहे हो। आपने साल भर में एक सिलेंडर हमको मुफ्त कनेक्शन दे दिया, तो उसका हम क्या करें? कुल मिला करके 5 रुपये को ये हमसे ले करके और हम ही को 3 ही दे रहे हैं, 2 खुद खा ले रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब कौन आ रहा है अब की बार? उत्तर प्रदेश में आने को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं नोटा का एकदम पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। पहला वोट मेरा नोटा ही दबेगा। लेकिन आपका वोट नोटा पे जाएगा, आप एक परिवार से हैं, आपके कुछ दोस्त होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, सबका रुझान आपको पता होगा। तो उस रुझान को देखते हुए आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? मैंने अभी तक इस मुद्दे पर किसी से बात ही नहीं की है कि किसकी सरकार आनी चाहिए। और रही बात कि आप एक पत्रकार हैं, आप लोगों से मिलते होंगे, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन आने वाला है। मैं तो 2-4 लोगों से मिलूंगा, और मैं जहाँ भी मिलूंगा वो सब जातिवाद में ही बटे हुए हैं। अच्छा। लेकिन मैं अपने यार दोस्त से मिलूंगा, मैं अपने घर वाले से मिलूंगा, घर वाले सब एक जैसे ही सोच की रहेंगे। लेकिन आप पत्रकार हैं, आप
तमाम लोगों से मिलते होंगे, ये चीज़ आप ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। तो हम तो कई तरीके के लोगों से मिले हैं। कोई कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं, इनकी सरकार में हिंदू संस्कृति संरक्षित है, राम मंदिर बन रहा है, भव्य तरीके से दीपोत्सव हो रहा है, प्रयाग का मेला काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। तो लोग ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं, उन्हीं की सरकार आनी चाहिए, वो आएगी भी। तो आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ आएंगे या आने चाहिए? क्या कहना है आपका? योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो हिंदूवादी नेता है, लेकिन इससे कुछ चलने वाला नहीं है। जो समझदार होगा उसको ये सब चीज़ नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे हम? तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता समझदार नहीं है या नहीं भारत की है। जनता? भारत की जनता समझदार नहीं है। अच्छा। अगर समझदार होती तो भारत की इस दुर्दशा का कारण ये न होती। भारत की दुर्दशा का कारण ही भारत की जनता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही राजा है और आप जनता। आप ये बताएं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं कि नहीं हैं? मुख्यमंत्री बनने लायक हैं वो दोबारा कि नहीं? ये तो पार्टी डिसीजन करेगी, हम क्या बताएं। नहीं, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपके हिसाब से नहीं? नहीं है। क्यों? तमाम का कमी है। अब एक बताइए। एक कमी क्या बताएं सर, हमको केवल हिंदू राष्ट्र घोषित करने, लोग अभी जो जातिवाद में ग्रसित लोग हैं यहाँ के, वो चाहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। हमको क्या मिलेगा उससे? मानवता को आप खाते जा रहे हो क्या? अभी हिंदू से पहले धर्म आप उठा के देख लीजिए, हमारे हिंदू धर्म से ही तो मुस्लिम सिख ईसाई सब बटे हुए हैं। उनको आप एकदम अलग कर देंगे क्या? हिंदू राष्ट्र घोषित करके मिल जाएगा, एक बैनर लग जाएगा, ठीक है, कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिए। तमाम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, पाकिस्तान में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी कम हो गई क्या? हमारी समस्या जो है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए ना। ये हिंदू राष्ट्र का हमको ये ढोंग करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी मुस्लिम को निकाल तो नहीं रहे ना, किसी सिख ईसाई को निकाल तो नहीं रहे। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अच्छा, कोई तो एक कार्य होगा योगी आदित्यनाथ का जो आपको पसंद आता हो। कोई ऐसा कार्य, कुछ अच्छा किया है उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में? कुछ अच्छा? शुरुआत में उन्होंने आए थे जब उनकी सरकार बनी थी 2017 में, तो वो 2-4 महीने तक बहुत ज़बरदस्त एक्शन ले रहे थे। वो तमाम जगह जा कर के दौरे करते थे, अस्पतालों में, स्कूलों में। ये सब चीज़ें मुझे पसंद आई थी। लेकिन उसके बाद फिर उनका रवैया कुछ जातिवाद, मतलब फिर वही चीज़ आ जाती है बीच में, वोट बैंक। सबको हर काम करने से पहले सोचते हैं कि इससे हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, घटेगा, भारत का विकास क्या होगा, वो सब एकदम दरकिनार कर देते हैं। शुरुआत में यही सब चीज़ें मुझे पसंद में आई थी। सीएम को चाहिए क्या? सीएम एक पद के लिए अगर आप हैं, सीएम हैं, तो सबसे बढ़िया आप, कई चीज़ें हैं, क्या क्या बताएं, हमारे समझ में नहीं आती इतनी शॉर्ट में बताने में। अच्छा, एक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा उनका, और लैपटॉप वगैरह तमाम चीज़ें उनके कार्यकाल में हुई, आप सब जान रहे हैं। तो हालांकि उन्होंने घोषणा की है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उनके इस घोषणा पे आपका क्या कहना है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे? रही बात, आपकी जानकारी के लिए बता दे, तो हमको ये पता नहीं था कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हाँ। उनकी इस घोषणा के बारे में हमको नहीं पता था, लेकिन वो भी है ऐसे ही। अभी तमाम प्रकार के उनके निकनेम दिए गए हैं, जैसे कि क्या बताए, टीपू सुल्तान और ये सब जो कुछ भी है। और अखिलेश यादव की रही बात, अभी अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम राम मंदिर से भी भव्य मंदिर बनवाएंगे, ठीक है। ये केवल हिंदुओं को लालच देने के लिए किया गया है, केवल जातिवाद। इससे पहले जब वो सरकार में थे तो उन्होंने खुद कहा था कि हम केवल मुस्लिम और हमारे ये यादव वर्ग के लोग ही हमको जिताते हैं, ठीक है। मायावती जी ने कहा था कि हम केवल दलित के दम पर सरकार बनाते हैं। लेकिन अब इन लोगों को पता चल गया है कि सरकार केवल एक जाति नहीं बनाती है। अच्छा, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे क्या कारण, आपको क्या लगता है? आप यूथ हैं, आप सोच सकते हैं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया चुनाव ना लड़ने का? क्या उनको लग रहा है वो हार जाएंगे? चुनाव लड़ने ना लड़ने का, राहुल गांधी ने भी 2 जगह से सीटें लड़ी थी, आपको पता होगा। हाँ। यहाँ एक अमेठी से और एक वायनाड। तो अंदर से डर था ही, और हुआ भी कि वो अमेठी से हार गए। अगर दूसरी सीट ना होती तो आज संसद में भी जगह नहीं पाते। तो हो सकता है अखिलेश यादव के अंदर भी यही डर हो कि चुनाव हार सकते हैं। अच्छा। और इस वजह से उन्होंने फैसला लिया हो कि ना लड़ें। अखिलेश यादव के अंदर डर है कि कहीं चुनाव हार ना जाएं, इस वजह से उन्होंने फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी, उनकी भी अभी हाल ही में एंट्री हुई है राजनीति में, और आप देख भी रही हैं कि काफ़ी अच्छा प्रचार प्रसार कर रही हूँ, काफ़ी प्रगति कर रही है। कांग्रेस फिर से जीवित हो रही है एक तरीके से। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसको चेहरा बनाएगी? देखिए, रही बात प्रियंका गांधी की,
तो सही है, नेता सही है, वो भी नेत्री सही है, लेकिन प्रियंका गांधी अगर समस्या वही है ना कि उनका पहले से जो बैकग्राउंड की यहाँ पर समस्या आ जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब निकले हैं 2013 में, आप देखिएगा कि वो बस हाईलाइटेड मुद्दा यही था कि चाय बेचकर प्रधानमंत्री, चाय बेचने के बाद अब प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रियंका गांधी जी का बैकग्राउंड उस तरीके से नहीं है। प्रियंका गांधी जी काफ़ी विलासतापूर्ण जीवन जी करके आई हैं, अब राजनीति में उतरेंगे तो वो रंग नहीं जाएगा जनता के ऊपर। लेकिन लोग कहते हैं कि हवा नहीं है, आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है, तो उनका बैकग्राउंड भी तो इंदिरा गांधी से जोड़ करके देखा जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? सर, कहने की बात तो बहुत कुछ है, लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, ठीक है। मोदी जी हमारे चौकीदार बन जाते हैं और उन्हीं की चौकीदारी में विजय माल्या भाग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के चौकीदार भी हैं, क्या करें, हम चौकीदार को अंदर करवा दें? नहीं करवा सकते ना। तो चौकीदार हैं हमारे अखिलेश जी हैं, उनको भी तमाम प्रकार के नाम है। अखिलेश भैया काम बोलता है, उनका काम बोल रहा है, आप देखिएगा। तो और रही बात, वही चीज़ इंदिरा गांधी की तुलना की जा रही है, और इंदिरा गांधी की भी अगर किसी ने, अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है मीडिया जिस चीज़ को जैसे दिखाएगी जनता वैसे ही देखेगी। लेकिन हम तो वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ना जो आप कह रहे हैं। तो आप जैसा, भाई मीडिया ये भी कह सकती है ना कि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप कहेंगे, मीडिया वैसा दिखाएगी। जी हाँ, एकदम। मीडिया, देखिए आपकी बात मैंने नहीं की है, लेकिन हम भी तो मीडिया ही है ना। मीडिया में आप शामिल हैं, ठीक है, लगभग 90%। हाँ। ये जो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। ये भारत की स्थिति से क्या लेना देना है वो दिखाएंगे ही नहीं। अभी आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस हुआ था, अडानी पोर्ट पे कितने हज़ार करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई थी, मुझको नहीं पता, ठीक है, लेकिन उसके पास से हीरोइन मिली भी नहीं। उसको 1 महीने तक मीडिया ने दिखाया है, उसकी कवरेज मीडिया ने 1-1.5 महीने तक की, अभी भी उसकी कवरेज जारी है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दिखाए ही नहीं। हमारे देश में भुखमरी बढ़ती जा रही है, ठीक है, गरीबी बढ़ती जा रही, उसको उस पर कभी कवरेज नहीं आई। अभी आज भारत पाकिस्तान की श्रेणी में पहुंच गया है, विकासशील देश का टैग हट गया है, उस पर कवरेज नहीं आएगी। ये सावरकर और औरंगजेब और इन सब पे बहस कर करके लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं। सबसे बड़ी मैं मानता हूँ, ये जो 90% मैंने मीडिया की बात की है, भारत के अंधकार में जाने की जिम्मेदार ये भी है। राजनीतिक पार्टियाँ तो जातिवाद कर रही हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को जातिवाद करने का श्रेय इनको जाता है। ये करने दे रहे हैं तब राजनीतिक पार्टियां जातिवाद कर रही हैं और भारत की ये दुर्दशा हुई है। ओवैसी जी की भी एंट्री हुई उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उन्होंने भी कहा बड़े तीखे स्वर में कि जब सबका अपना अपना नेता है तो मुसलमानों तुम्हारा कोई नेता क्यों नहीं। तो इसको किस तरीके से वेलकम करोगे उत्तर प्रदेश में, क्या करोगे? नहीं करेंगे, मैं जातिवाद का पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। मैं ओवैसी जी की इस बात का तो वेलकम कर ही नहीं सकता कि अगर सबका नेता है तो मुसलमानों का भी नेता हो। मेरा कोई नेता नहीं है, मेरा नेता मैं खुद अगर हो सकता है तो बनूंगा फ्यूचर में। तुम्हारा कोई नेता नहीं है। अच्छा, आपने भी कहा था कि प्रियंका गांधी जी अच्छी नेत्री हैं। अगर वो अच्छी नेत्री तो आप उनको वोट काहे नहीं देंगे, आप नोटा क्यों दबाएंगे? देखिए सर, रही बात, प्रियंका गांधी जी अकेले तो चुनाव लड़ेंगी नहीं और ना ही अकेले पूरा शासन संभालेंगी। बात उनकी रही पार्टी की, तो पार्टी मुझको समझ में नहीं आती है। पहले से भी उनकी पार्टी में परिवारवाद है, जिस प्रकार से यहाँ हमारे अखिलेश यादव जी ने चलाई है कि चाचा भतीजा पापा, और उनकी अभी बुआ भी एंट्री ले सकती हैं। तो ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। ये एक चुनाव पहले एक दूसरे का विरोध करते रहेंगे, जाके रैलियां करेंगे, उनकी बुराई करेंगे, और अगले ही चुनाव में जब लगेगा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला तो गठबंधन कर लेंगे। ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती है। अगर कुछ करना हो तो खुद से करो, अपने आप से करो। गठबंधन पहले तुम उसकी बुराई करो, फिर उसके अंदर तुमको अच्छाई कैसे मिल गई कि तुमने गठबंधन कर लिया। कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए उत्तर प्रदेश का अगला? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे जो बने, उससे देखिए मेरे एक वोट से तो मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं। आप कैसे मुख्यमंत्री की कल्पना करते हैं? एक मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या देखिए जातिवादी ना हो, ठीक है, विकास की बातें करे। धर्म अलग जगह है, उसको धार्मिक हो, लेकिन पूरी तरीके से अंधभक्त ना हो कि एक ही धर्म को लेकर चले। वो मानवता जरूरी है, मेन चीज़ मानवता चाहिए, विकास चाहिए, बस यही है। हमको हिंदू धर्म को ही लेके नहीं चलना है कि बस भगवा ध्वज लहराता रहे। मानवता देखी जाए तो राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा मानवीय स्वभाव के नज़र आते। कभी ट्रैक्टर चलाते दिख जाएंगे, हाँ, कभी कई स्थितियाँ उनकी दिखती हैं, कई तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती हैं। तो उनसे अगर राहुल गांधी जी ट्रैक्टर चलाते देखे जाते हैं तो स्मृति ईरानी जी भी गेहूँ काटती हुई देखी जाती हैं, तो तुरंत हम राहुल गांधी और स्मृति ईरानी को बराबर नहीं कर सकते हैं। रही बात ये सब केवल, तो आपके मानवता की परिभाषा क्या है? मानवता की परिभाषा अभी अब
क्या चीज़ समझाएं लोगों को? मानवता की परिभाषा, नरेंद्र मोदी जी का वैसे व्यवहार ठीक था, वो कुछ लगते हैं उदारवादी, लेकिन फिर भी कई जगह पर वो शुरुआत में आए थे, उन्होंने कुछ फैसले अच्छे लिए थे, लेकिन बाद में ना वही सबको चाहिए वोट और कुर्सी। लालच जब तक अंदर रहेगी, हमको ऐसा नेता चाहिए जिसको लालच ना रहे कि अगली बार हमारी ही सरकार बने। आपकी नज़र में कोई ऐसा नेता? नहीं है, कोई नहीं है, तभी तो हम नोटा दबाने का फैसला किए हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता तो आपकी तरह शायद ही सोचती हो, क्योंकि उसको तो लैपटॉप अच्छे लगते हैं। जनता को यही सोचना चाहिए ना कि लैपटॉप सरकार अपनी जेब से ला के नहीं दे रही है। वो अगर हमको लैपटॉप दे रही है तो हमारे ऊपर टैक्स, डीजल, पेट्रोल, महंगाई का बोझ दे करके लैपटॉप का दाम निकाल लेगी। हमारे देश में जितने भी विकास के कार्यक्रम होते हैं वो हमारे पैसे से ही होते हैं। अगर लोग वोट हमको डालने जाएं, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी, ये जो सरकार बढ़ाती है, हमको वो सरकार चाहिए। जनता को भी यही सोचना चाहिए। मैं बस इतना ही कहूँगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह एक छात्र जो एक युवा जो अपने छात्र जीवन में है, तमाम मुद्दों को, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, ऐसे तमाम मुद्दों को काफ़ी बारीकी से देखने का प्रयास कर रहा है और देख रहा है। उस युवा का क्या कहना है कि हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लालच ना करे, जो विकास को प्राथमिकता दे, धर्म को प्राथमिकता ना दे, जिसके अंदर जातिवाद ना हो, भेदभाव ना हो। तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आप तो खैर नोटा दबाएंगे, जो लोग वोट डालने जाएंगे या जो लोग नोटा नहीं दबाना चाहते हैं, या वोट डालने से पहले वो क्या चीज़ देख करके, प्रत्याशी में क्या चीज़ देख करके वो वोट डालें, किन चीज़ों का ध्यान रखें? प्रत्याशी में वो जो देखते आए हैं वो वही देखेंगे। मेरे बताने ना बताने से कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा नहीं। आपकी तरफ से एक मैसेज? फिर भी मेरी तरफ से एक मैसेज कि प्रत्याशी दागी ना हो, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं तमाम प्रकार के प्रत्याशी हैं, अनपढ़ हैं, वो क्या करेंगे विकास? जिसको पढ़ना नहीं आता हो, लालू यादव जी की अभी बात कर लीजिए, तो उनके हिसाब से तो उनके तो हम भाषण सुनते हैं, हमको कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी वो इंग्लिश, कभी हिंदी, कभी बिहारी में घुस जाते हैं। कहते हैं मंत्री तो बहुत अच्छे थे। मंत्री बहुत अच्छे थे, लेकिन समय बदलता रहता है और बदलाव चाहिए, ठीक है। किसी टाइम पे अच्छे थे, लेकिन अब उनसे भी अच्छे अच्छे मंत्री हैं, अच्छे अच्छे युवा हैं। मैं चाहता हूँ युवा खुद राजनीति में आए, ठीक है। ये राजनीति से युवा दूर भाग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन राजनीति में आना चाहिए। जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि शिवम जी का कहना है कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। इनका कहना है कि युवाओं को स्वयं राजनीति में आना चाहिए और खासकर दागी प्रत्याशी को चुनना ही नहीं है। मैं भी आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक है, आप अधिक से अधिक मात्रा में जाकर के मतदान करें। भले ही वो नोटा हो, भले ही वो अखिलेश यादव जी का चयन हो, किसी का भी चयन हो, लेकिन मतदान ज़रूर करें, अपने मन की अभिव्यक्ति ज़रूर करें, क्योंकि यही आपके मन की वास्तविक बात होगी। इसी से एक संदेश जा सकेगा। कुछ और कहना चाह रहे हैं शिवम जी, उसको सुनते हैं, फिर निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। रही बात, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रत्याशियों के बारे में, जो प्रत्याशी कम से कम खर्चे में जीतता है वही ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से। अगर हम चुनाव लड़ने के लिए अगर हम 10 करोड़ का टिकट खरीदते हैं तो हम पहले 10 करोड़ अर्जन करेंगे, ठीक है। ये अर्थशास्त्र कहता है कि अगर हमने किसी भी चीज़ में खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमको उससे ज़्यादा लाभ चाहिए। और अगर हम 15 करोड़ लाभ कमाएंगे तो हम विकास क्या करेंगे? मेरी तरफ से वो पार्टी, उस प्रतिनिधि को आप जिताइए जो बिल्कुल ही साधारण तरीके से आपके पास, आपके समक्ष मौजूद होता है और अपनी बातें रखता है। एक और बड़ी बात ये कि जो प्रत्याशी कम से कम खर्च में अपना जीवन वहन करता हो, आप उसको वोट दें, आप उसको जिताएं, ऐसा कहना है शिवम जी का। ये एक संक्षिप्त वार्ता थी उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर के कि एक युवा उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को किस नज़रिए से देखता है, कौन, किसकी सरकार बननी चाहिए, किसको जीतना चाहिए, कौन जीतेगा, ऐसे तमाम सवाल छोटे छोटे थे। ऐसे ही अन्य सवाल अन्य साथियों से बात करते हुए मैं आप सभी के बीच में लाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहें, हम फिर ऐसी ही चर्चाएं लेकर के आप लोगों के सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।